नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज की प्रश्नोत्तरी सभी विधाओं पर है और क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। जितने भी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित है, क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण हुआ है? चारुचंद्र लेख में, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा या इनमें से कोई नहीं? किसमें हुआ है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण हुआ है? किस उपन्यास में? तो ऑप्शन नंबर सी, पुनर्रवा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। विमल कमलेश्वर के किस उपन्यास का पात्र है? विमल कमलेश्वर के किस उपन्यास का पात्र है? डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां, समुद्र में खोया हुआ आदमी, तीसरा आदमी। विमल किस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक सड़क 57 गलियां। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तीसरा आदमी, काली आंधी, लौटते हुए मुसाफिर, आगामी अतीत या यह सभी। इसमें क्या पूछा है? कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। तीसरा आदमी भी इन्हीं का है, काली आंधी भी कमलेश्वर का है, लौटते हुए मुसाफिर भी इन्हीं का है, आगामी अतीत भी इन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर 5 सही है। जितने भी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आने लायक है, तीसरा आदमी, काली आंधी, लौटते हुए मुसाफिर, आगामी अतीत, ये जितने भी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है कमलेश्वर के। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। विकल्प में कौन सा उपन्यास कृष्णा अग्निहोत्री द्वारा रचित नहीं है? इसमें हमेशा निशान लगाया करिए है या नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कृष्णा अग्निहोत्री का उपन्यास नहीं है। मंगलम 2022, मूर्तिभंजक 2022, पुरवाई 2018, पंचम की फेल 2022। इसमें पूछा कि कौन सा उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं है? तो मूर्तिभंजक इनका उपन्यास नहीं है, कृष्णा अग्निहोत्री का नहीं है। पूछे क्या है? कृष्ण कौन सा नहीं है? तो मूर्तिभंजक इनका उपन्यास नहीं है। तो किसका ये है? क्षमा कौल का है। किसका है? क्षमा कौल, इनकी रचना है मूर्तिभंजक। मंगलम भी इनका महत्वपूर्ण है, 2022 में है कृष्णा अग्निहोत्री का। पुरवाई भी 2018 की है, ये भी अग्निहोत्री जी का महत्वपूर्ण है उपन्यास है। पंचम की फेल, ये भी महत्वपूर्ण 2022 के। जितने भी इनके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगलम, पुरवाई और पंचम की फेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढलती सांझ का सूरज, ढलती सांझ का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? अलका सरावगी, नासिरा शर्मा, मधु कांकड़िया, कमलेश्वर। ढलती सांझ का सूरज किसका उपन्यास है? महत्वपूर्ण उपन्यास है ढलती सांझ का सूरज, तो मधु कांकड़िया का उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिए। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की नहीं है? भुवनेश्वर प्रसाद की कौन सी रचनाएं है या एकांकी नहीं है? क्योंकि इसमें जितनी भी सब एकांकी हैं। आदमखोर, तांबे के कीड़े, इतिहास के केचुर, रोशनी और आग, यह सभी। क्या पूछा है? इसमें से कौन सा भुवनेश्वर प्रसाद का नहीं है? तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन नंबर 5, ये सभी। आदमखोर भी नहीं का है भुवनेश्वर प्रसाद का, तांबे के कीड़े, इतिहास के केंचुर, रोशनी और आग,
जितने भी उपन्यास महत्वपूर्ण है, आदमखोर याद कर लीजिएगा आप लोग, तांबे के कीड़े, इतिहास के केंचुल, रोशनी और आग महत्वपूर्ण है अंकित। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। राम कुमार की रचना या एकांकी बादल की मृत्यु किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? बादल की मृत्यु जो एकांकी है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? विश्वामित्र पत्रिका में, विशाल, भारत, हंस या इनमें से कोई नहीं? बादल की मृत्यु ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। हो सकता है पूछा जाएगा किस पत्रिका में प्रकाशित है, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो इसका किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है बादल की मृत्यु। दिए गए विकल्प में कौन से रचना रामकुमार वर्मा की नहीं है? पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, कल नहीं आज, दीपदान या सभी? कौन सी रचना रामकुमार वर्मा की नहीं है? पृथ्वीराज की आंखें ये भी रामकुमार वर्मा की है, औरंगजेब की आखिरी रात यह भी एग्जाम में पूछा भी गया है, कल नहीं आज यह भी उन्हीं का है, दीपदान यही महत्वपूर्ण रामकुमार वर्मा की एकांकी है। ये सभी एकांकी किसका है? तो रामकुमार वर्मा का। ऑप्शन नंबर 5 सही आपका है। आगे देखते हैं। नामवर सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम एकांकी कार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं? नामवर सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है? नामवर सिंह ने किसे प्रथम एकांकीकार माना है? तो रामकुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये बताइए भारतेंदु जी को किसने माना है प्रथम एकांकीकार? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है। किसने माना है? डॉक्टर सत्येंद्र ने इनको क्या माना है? प्रथम एकांकीकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना है। जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? अभी बताइए जयशंकर प्रसाद को किसने माना प्रथम एकांकीकार? अज्ञेय ने माना है। जयशंकर प्रसाद को अज्ञेय ने माना है, नगेंद्र ने भी माना है प्रथम एकांकीकार, और किसने माना है? सोमनाथ ने माना। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अज्ञेय के अनुसार प्रथम एकांकीकार कौन है, या ऐसे पूछ सकता है नगेंद्र के अनुसार हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस रचना को आधुनिक ढंग का दूसरा एकांकी माना गया है? किस रचना को आधुनिक ढंग का दूसरा एकांकी माना गया है? एक घूंट, बादल की मृत्यु, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें? किस रचना को आधुनिक ढंग का दूसरा एकांकी माना गया है? किस रचना को आधुनिक ढंग का दूसरा एकांकी माना गया है? किसे माना गया है? बादल की मृत्यु। किसे माना गया है? बादल की मृत्यु। और किसका है? तो रामकुमार वर्मा का एकांकी है। रामकुमार वर्मा का है। अभी बताइए आधुनिक ढंग का पहला एकांकी कौन सा है? आधुनिक ढंग का पहला एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट है। क्या है? एक घूंट है। समय क्या इसका है? 1930। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या पंजाब?
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किसका हुआ था? ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश का हुआ था। हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण या सौर श्रेणी? खड़ी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर 4 सौर श्रेणी से विकसित हुई है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 334 से 351, 334 से 151, 335 से 151। इसमें राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है ऑप्शन नंबर 1 में 343 से 351 तक। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली? महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? किस बोली से हुआ है? इससे हुआ है खड़ी बोली से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344 भाग 1, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 345। राजभाषा आयोग का गठन किया गया किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 344 भाग 1 के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1969 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1964 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? तो 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई? राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित की गई। अनुच्छेद 1943, अनुच्छेद 343 भाग 1, अनुच्छेद 343 भाग 2, अनुच्छेद 344। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई? अनुच्छेद 343 भाग 1 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 2 सही है। राधा कृष्णदास ग्रंथावली के संपादक कौन है? राधा कृष्णदास ग्रंथावली के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। राधा कृष्णदास ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 श्याम सुंदर दास है। मानचरित किसकी रचना है? मानचरित किसकी रचना है? राय कृष्णदेव शरणगोप, राधा कृष्णदास, भारतेंदु ठाकुर, जगमोहन सिंह। मानचरित किसकी रचना है? किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 राय कृष्णदेव शरणगोप की रचना है। राधा कृष्ण गोस्वामी की रचना प्रेम बगीची में कितने छंद हैं? राधा कृष्ण गोस्वामी की रचना प्रेम बगीची में कितने छंद हैं? 19, 20, 27 या 19? कितने छंद हैं? प्रेम बगीची में कितने छंद है? ऑप्शन नंबर सी
27। किसकी रचना है? राधा कृष्ण गोस्वामी की। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्प में कौन सी रचना राधाचरण गोस्वामी की नहीं है? भारत संगीत, विधवा विलाप, भूमा हरण प्रार्थना, वर्षा विनोद। राधाचरण गोस्वामी की रचना नहीं है। इनका भारत गीत भी है, विधवा विलाप भी है, भूमा हरण प्रार्थना भी है, लेकिन वर्षा विनोद इनकी रचना नहीं है। किसका है? भारतीय इंदु का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? किस शतक के कवि हैं? तार शतक, द्वितीय शतक, तृतीय शतक या चतुर्थ शतक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? तो तृतीय शतक, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना चकित है दुख में कितनी कविताएं संकलित हैं? 42 कविताएं, 45 कविताएं, 17 कविताएं या 35 कविताएं? कितनी कविताएं संकलित हैं? तो 42 कविताएं संकलित हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा था? कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा था? उदय प्रकाश ने, अज्ञेय ने, राम कुमार वर्मा ने या दिनकर ने? कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को किसने कहा था? उदय प्रकाश ने, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। शुद्ध गांधीवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किसे कहा था? शुद्ध गांधीवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने किसे कहा था? भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर? किसको कहा था? ऑप्शन नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र को कहा था। शकुंत माथुर का तार सप्तक में कितनी कविताएं संकलित है? शकुंत माथुर का तार सप्तक में कितनी कविताएं संकलित है? 11, 15, 17 या 18? कितनी कविताएं संकलित है? तो 11, ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। तार सप्तक में शमशेर सिंह बहादुर की कितनी कविताएं संकलित हैं? कितनी है? 22 कविताएं, 24 कविताएं, 25 कविताएं या 18 कविताएं? कितनी कविताएं संकलित है? कितनी कविताएं संकलित है? 21 कविताएं संकलित, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है। छायावाद व्यक्तिकता से इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्रधानता था और दूसरे में बौद्धिकता का प्रधानता था। किसका कथन है? बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य, रामचंद्र शुक्ल? पहले में क्या था? भावुकता का प्रधानता, तो दूसरे में बौद्धिकता का प्रधानता। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चन सिंह का कथन है। प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास या लाटानुप्रास? प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में कौन सा अलंकार है? तो छेकानुप्रास अलंकार है। छायावाद के समर्थन में लेख लिखने वाले विद्वान हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, नंदुलारी वाजपेयी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत? छायावाद के समर्थन में लेख लिखने वाले विद्वान कौन है? तो नंदुलारे वाजपेयी हैं। सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि में कितने अध्याय हैं? 24, 22, 25 या 20? सोमनाथ की रचना रस पीयूष निधि में कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 22 है।
दिए गए विकल्प में कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? संग्राम सार, मुक्ति तरंगिणी, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, यह सभी। दिए गए विकल्प में कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? संग्राम सार भी है, मुक्ति तरंगिणी भी है, दुर्गा भक्ति चंद्रिका भी है, और क्या सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 4, ये सारी रचनाएं किसकी है? तो कुलपति मिश्र की है। गुरु बस से अमित रस सुधावहि किस सिद्ध कवि की पंक्ति है? सरापा, डोंबिका, लूपा, कहनपा। किस सिद्ध कवि की पंक्ति है? तो यह सरापा की है। सबसे ज्यादा सिद्धों में किसने रचनाएं की है? सबसे ज्यादा रचनाएं करने वाले कौन से सिद्ध हैं? तो कहनपा। कितना इन्होंने लिखा है? तो 74। सबसे ऊंचा स्थान किससे प्राप्त है? तो लूपा को। सुमति गढ़ की रचना नेमिनाथ रास में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 58 छंद, 42 छंद, 49 छंद या 38 छंद? कितने छंदों का प्रयोग हुआ है सुमतिगढ़ की रचना में? नेमिनाथ रास में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 58 छंदों का प्रयोग हुआ है। साली भद्रसूरी की रचना भटेश्वर दाव में कितने छंद और कितने सर्ग? 205 छंद, 14 सर्ग, 100 छंद, 15 सर्ग, 105 छंद, 12 सर्ग, 205 छंद या 15 सर्ग? कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, 205 और 15 सर्ग है। इनकी एक रचना भी महत्वपूर्ण है, पंच पांडव रास, इसमें कितने छंद थे? तो 63। रास पर ऐतिहासिक परंपरा की पहली ग्रंथ थी पंच पांडव रास। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।